नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कंप्यूटर पर क्विज और साथ ही साथ कुछ ऐसे टर्म्स जिनके फुल फॉर्म्स जो है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में आपको देखने को मिलते हैं। और ये ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसमें जो आपको कम ही सुनने को मिलती होगी, लेकिन ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के बाद मैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो शॉर्टकट्स यानी कंप्यूटर में जो शॉर्टकट्स के यूज़ किए जाते हैं उनकी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सभी जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या वेब ब्राउज़र के ऊपर कहीं भी जो भी शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग किया जाता है वो सारी शॉर्टकट कीज़ के ऊपर यहाँ पर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या मैंने आज इस वीडियो में आपके लिए लिया है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ फुल फॉर्म्स लाए हुए हैं जो आपको देखने को कम मिलते हैं, लेकिन ये सारे एग्जाम्स में पूछे जरूर जाते हैं। जैसे आपका एक पूछ लिया गया पीसीआई, तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। दोस्तों, आप सभी लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप जो है कॉपी पेन ले लें, क्योंकि ये सारे जितने भी जो है कंप्यूटर टर्म्स हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप जान रहे होंगे कि हाल में ही अभी यूपी पुलिस का ग्रेड ए प्रोग्रामर जो कंप्यूटर प्रोग्रामर का पेपर है, उसका पेपर मैंने पहले डिस्कस किया था। उसमें आपको बहुत से ऐसे टर्म्स देखने को मिले थे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, तो ये सारे टर्म्स उसमें भी काम आ सकते हैं, तो आप लोग इसको नोट करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म आपका है साइमोस, CMOS। ये किस लिए जो है होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये आपका बायोस एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो आपके रोम के ऊपर पाया जाता है, उसमें ये होता है साइमोस। वैसे इसको आप कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर घड़ी के रूप में भी होता है। आगे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ द पोस्ट क्या होता है? ये आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। दोस्तों, जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही चीज़ आपके यहाँ परफॉर्म होती है। जो बूटिंग होती है उसमें इसका काम ये होता है कि आपके सिस्टम के पूरे इक्विपमेंट जो उससे जुड़े हुए हैं उसका जो है वो टेस्टिंग करता है। इसके बाद वो बूटिंग के प्रोसीजर को आगे बढ़ाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म आप यहाँ पर आपसे पूछा गया XML। दोस्तों, आपने फुल फॉर्म सुना होगा HTML का। HTML जिसका आपने फुल फॉर्म सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसी प्रकार से इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगर ये ASCII की बात की जाए, ASCII, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको कुछ कुछ टर्म्स ऐसे बताता चलूंगा ताकि आप उसको भी याद करते चलें। 3GP दोस्तों, 3GP का फुल फॉर्म आपका होता है थर्ड जनरेशन प्रोटोकॉल। साथ ही साथ अगर DLL का फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको बोलते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ये आपके DLL का फुल फॉर्म है। अब दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस और क्या यहाँ पर लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि IPv6 एड्रेस्ड हैव ए साइज ऑफ, मतलब कि IPv6 का एड्रेस क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही बता दूं कि IPv जो यहाँ पर लिखा है, इसमें IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यहाँ पे जो ये V है V6, इसका मतलब है वर्जन 6। और ये पूछा गया है कि IP वर्जन 6 में जो एड्रेस बनते हैं वो आपके कितने बिट के होते हैं। तो आप दोस्तों आंसर चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। आंसर है दोस्तों 128 बिट के। इसके पहले दोस्तों IPv4, यानी अगर देखा जाए तो IPv4 के बाद ये बना था। इसके पहले जो चल रहा था ये आपका वर्जन 4 चल रहा था। अब ये IPv6 यानी आपका वर्जन 6 चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में मेरा ये है आपका कि कंपाइलर क्या है? सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या फर्मवेयर है या शेयरवेयर है? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर कंपाइलर की बात की जाए तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। दोस्तों, कंपाइलर एक आपका सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर का काम क्या होता है दोस्तों? ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं, जैसे कि आपकी C हो गई, फोर्ट्रैन हो गई, जावा हो गई, ASP.NET हो गई, ये बहुत सारी ऐसी जो है लैंग्वेज होती हैं जिनके लैंग्वेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती हैं ये इंग्लिश से थोड़ा मिलती जुलती होती हैं, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं मशीन भाषा में, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो आपकी किसकी भाषा को समझता है? मशीन भाषा, यानी 0-1 जो बाइनरी भाषा होती है वो उसी को समझता है। तो इस कंपाइलर का काम यही है। ये कंपाइलर एक ट्रांसलेटर की तरह होता है। जब हम लोग कोई भी C लैंग्वेज में या C++ में या लोगो में या कोबोल में कोई भी चीज़ों में
लिखते हैं तो एक कंपाइलर उसके लिए होता है जो उस भाषा को कन्वर्ट करता है मशीन भाषा में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ करके उसके ऊपर अपनी प्रोसेसिंग कर सके। साथ ही साथ दोस्तों कंपाइलर के साथ साथ एक और ट्रांसलेटर होता है जिसको बोलते हैं हम इंटरप्रेटर। इस कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम सेम है, लेकिन दोनों में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि कंपाइलर आपके एक पूरे पेज को एक साथ कंपाइल करके यानी उसको जो है कन्वर्ट करता है, और जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का काम करता है, यानी एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो दूसरी लाइन पे आता है, अगर उसमें एरर होती है तो तुरंत आपको बताता है। लेकिन जो कंपाइलर होता है ये एक साथ पूरे पेज को कन्वर्ट करता है और उसमें जो भी गलतियां होती हैं उसको आपको एक साथ में वो प्रदर्शित कर देता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दोस्तों ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइनक्स किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि ये लाइनक्स जो है आपका ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ये आपके सिस्टम जिस कह सकते हैं ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ अगर ये देखा जाए तो दोस्तों इसको सी लैंग्वेज में लिखा गया था, सी लैंग्वेज में लिखा गया था। और साथ ही साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जो ये आपका लाइनक्स है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर आप आजकल देखते होंगे, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आप इसमें जो है विंडोज का यूज करते हैं, विंडोज 10 इस समय आजकल जो है लगभग सभी लैपटॉप में देखने को मिल रहा है। इसके पहले विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 ऐसे इसकी पूरी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है। XP 7 और विस्टा बहुत सारे विंडोज के वर्जन थे जैसे कि जो है थे, उसी हिसाब से लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये आपका सबसे बड़ी बात है कि ये आपका ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कहने का मतलब है कि नेट पर अगर आप इसको सर्च मारे तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी विशेषता ये है कि ये एक मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग है, और ये सारी विशेषताएं इसमें देखने को मिली हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शंस इज। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर आप एक वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शंस को फेच करने में और एग्जीक्यूट करने में यानी ढूंढने में और उसका एग्जीक्यूशन यानी प्रोसेसिंग करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है। तो आंसर आपका होगा CPU साइकिल, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CPU साइकिल बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया है आपका ओरेकल क्या है। ओरेकल क्या है? ऑप्शन है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर या एक प्रकार का हार्डवेयर। तो दोस्तों ये आपका जो ओरेकल है ये आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। दोस्तों ये एक बहुत ही मजबूत, जिसको कह लें बहुत ही सेफ डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंग्लैंड में बनाया गया था। आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर डेटाबेस में अगर आप जो है कमांड बेस्ड काम करना चाहते हैं और अपने डेटा को बहुत अच्छे तरह से सुरक्षित और सेफ रखना चाहते हैं तो उसके लिए ओरेकल एक बहुत ही अच्छा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। बाकी अगर आप जो है विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं यानी आपके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसको एज ए आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं और क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है सी लैंग्वेज, फोरट्रैन, कोबोल और प्रोलॉग। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका है प्रोलॉग। प्रोलॉग एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप जान रहे होंगे जो इस समय जनरेशन चल रही है इसमें ज़्यादातर अब इस चीज़ पे प्रयोग किया जा रहा है कि किसी तरह से आप रोबोट ऐसे बनाए जा रहे हैं जो आपके हम लोग को समझने की क्षमता रख सकें इस टाइप के, क्योंकि अभी भी हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को खुद से जो है निर्णय लेने का अभी कोई भी बुद्धि नहीं है। तो इसको कुछ डेवलप ऐसा किया जा रहा है ताकि वो खुद से भी निर्णय ले सके। तो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भाषाएं प्रयोग की जा रही हैं उसको प्रोलॉग बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो अगर आप यहाँ देख रहे हैं ये जो आपका फोरट्रैन लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर आपका जो वैज्ञानिक अनुसंधान और ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिक्स फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिक्स फाइबर दोस्तों ये आप जान रहे होंगे ऑप्टिक्स फाइबर क्या, ऑप्टिकल फाइबर आपने बहुत नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर का। इस समय ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं और ख़ासकर जब नेटवर्किंग की बात आती है तो ऑप्टिकल फाइबर यानी जो भी हमारे नेटवर्क जो आपको आपके घर में प्रोवाइड कराए जाते हैं आप उसको ब्रॉडबैंड बोलते हैं, उसमें इस ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ आजकल हो रहा है क्योंकि ये कम खर्चीले होते हैं और इनमें जो ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है जिसके वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका कारण क्या है कि क्यों ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो है पूर्ण अभ्यंतर का परावर्तन होता है जिसके कारण ये बहुत अच्छी प्रकार से काम कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर है कि लॉग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है। लॉग हॉल नेटवर्क दोस्तों आपने देखिए इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये लॉग हॉल नाम से ना सुन करके दूसरे नाम से सुना होगा, इसीलिए मैंने इस टर्म का प्रयोग यहाँ पे किया है, ताकि अगर ये टर्म भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इसका आंसर लगाने में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों ये जो है आपका वैन को ही लॉग हॉल नेटवर्क भी बोला जाता है। वैन जिसको लिख सकते हैं हम लोग WAN, और अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो बोला जाता है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क जो वैन होता है आपका, उसी को हम लोग जो है लॉग हॉल भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दशमलव के का अंक 6 यानी दशमलव का जो छठा 6 अंक होता है कितने BCD कोडेड डेसिमल के बराबर होता है। दोस्तों ये थोड़ा सा जो है अगर देखा जाए तो टेक्निकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं कि इसको नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि जो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड A के लिए जो आपका वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें बहुत ही, जब मैंने उस पेपर को सॉल्व कराया था तो उसमें देखा मैंने कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर चैप्टर से लगभग आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इस हिसाब से इस क्वेश्चंस को लिए हैं जो थोड़ा सा टिपिकल भी हैं और लगभग हर चैप्टर से आपके सामने आ रहे हैं। आगे भी मैं दोस्तों इसी टाइप की वीडियो को बनाता रहूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे इस प्रकार से कर सकें। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दशमलव अंक 6 कितने BCD कोडेड डेसिमल के बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये BCD क्या है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल में हर दशमलव अंक के लिए कुछ कोड को निर्धारित कर दिया गया है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर होता है वो केवल 0 और 1 की भाषा को समझता है, इसीलिए कई अंक, जैसे आपको अंक जो पता होंगे इन्हीं से सभी अंक बने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे अंक होते हैं जो जिन्हीं से सब कितने भी अंकों आप बनाए जा सकते हैं। तो अगर सबके लिए देखा जाए तो 4 बिट का एक कोड सबके लिए बना दिया गया है। तो 0 से 9 तक के लिए जो आपके सामने कोड बना दिए गए हैं, इसलिए जैसे अगर देखा जाए कि 0 अगर दशमलव का 0 दशमलव में 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो है अगर इसको हम चेंज करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल में तो ये आपका 4 0 के समतुल्य आता है। इसी प्रकार से अगर 1 को देखा जाए, 1 को हम चेंज करेंगे तो दोस्तों ये आपका 3 0 यानी 3 0 प्लस 1 हो जाएगा। और अगर आपका इसी प्रकार 2 के लिए देखा जाए तो इसके लिए दोस्तों 2 0 और 10, ये आपका इसके लिए जो है बाइनरी कोड होगा। साथ ही साथ अगर 3 के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आपका 00, इसके साथ साथ 11 इसका कोड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका लिए 4 के लिए देखा जाए तो इसका जो है जो कोड होगा 1 के बाद 100 होगा। इसी प्रकार अगर आपके लिए 5 के लिए देखा जाए तो इसके लिए आपका 0 1 0 1 होगा। दोस्तों मैं कहूँगा कि ये सारे कोड बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। देख रहे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आप इसको कॉपी पे नोट करके अगर 3-4 बार इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपका सारा कोड लिख दे रहा हूँ। इस सारे कोड को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे कोडों को याद कर लेंगे। 8 के लिए अगर आप कोड देखा जाए तो हो जाता है 1000, और अगर 9 के लिए कोड देखा जाए तो ये हो जाता है 1001। दोस्तों अगर आपने जो है UPP वाला जो मैंने पेपर सॉल्व कराया उसको देखा हो तो ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पर। इसका आंसर दोस्तों आपके सामने, सॉरी इसका आंसर मैं बताना भूल गया था, जिसका आंसर आपका 0110 है। 6 का कोड यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने 6 के कोड को लिखा भी है, ये है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक निबल में कितने बिट होते हैं। अब दोस्तों अगर यहाँ पे निबल की बात की जाए तो बहुत से यहाँ पर ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिन्होंने निबल के बारे में नहीं सुना होगा, तो वो निबल के बारे में जान ले। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसके आंसर है 4 बिट, यानी एक निबल में 4 बिट होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग बिट कहते हैं। और इस बिट के बाद बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा कि वो बाइट पे चले जाते हैं, लेकिन इस बाइट में जाने से पहले इस बिट और बाइट के बीच में एक चीज होता है निबल, जिसमें एक निबल में हम कह सकते हैं कि एक निबल में हमारे 4 बिट की मेमोरी होती है। तो अगर कभी भी जो है इसका कभी भी ऑर्डर लगाने को आए कि छोटे से बड़े क्रम में और उसमें निबल रहे तो आप ध्यान दीजिएगा, और अगर इंडिविजुअल निबल के बारे में पूछ लेता है तब भी आपको पता होगा। अगर इसे आगे क्रम में देखा जाए तो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, ऐसे करके MB, फिर GB, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे करके इसमें पूरी मेमोरी का सीक्वेंस चलता रहता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके यूपीपी में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और इस क्वेश्चन को भी मैं चर्चा अभी करूंगा। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं दोस्तों। इसमें इसका जो आंसर है आपका बी एंड सी बोथ है, यानी कहने का मतलब जो आपके नॉर गेट और नैंड गेट है इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो आपके यूनिवर्सल गेट है ये होते क्या है। एक्चुअल में ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग करके, जो हमारे एएलयू में विभिन्न संक्रियाएं होती हैं, यानी गणित में जो हम लोग संक्रियाएं प्लस माइनस का काम ये सब करते हैं, ये सब इन्हीं के थ्रू किए जाते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो टोटल मिलाकर के जो गेटों की संख्या होती है उसमें आपका एक गेट होता है और गेट। इस और गेट का प्रयोग क्या होता है, इस और गेट का काम होता है प्लस का काम। और अगर इसी के बाद एंड गेट देखा जाए, दूसरा गेट है उसका नाम है आपका एंड गेट। इस एंड गेट का क्या काम होता है, इस एंड गेट का काम होता है गुणा करना। और अगर हम लोग इसी के साथ देखा जाए तीसरा गेट का नाम, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। और इस नॉट गेट का क्या काम होता है, विपरीत। विपरीत कहने का मतलब कि जैसे अगर एक है तो एक को वो जीरो में परिवर्तित कर देगा, मतलब जीरो रिजल्ट देगा, और अगर जीरो है तो उसको एक में रिजल्ट देगा। तो इसको बोलते हैं कि जो है ये विपरीत काम करता है। और अगर यहाँ पर साथ में देखा जाए जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे नैंड गेट, इसको नैंड गेट, ये क्या होता है दोस्तों, ये दो का जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो इस दो के कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग एंड और प्लस में इसके साथ अगर हम जो है आपका नॉट गेट जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। और इसी के साथ साथ अगर जो हम लोग नॉर गेट की बात कर रहे हैं, ये भी क्या होता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है। यानी अगर इसमें हम और गेट और नॉट गेट को एक साथ जोड़ दें, और गेट के साथ अगर हम नॉट गेट को जोड़ देते हैं तो ये हमारा जो है क्या बन जाता है, सॉरी नॉर लिख दिया मैंने यहाँ पे, नॉट गेट, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आपका नॉर गेट बन जाता है। दोस्तों ये बाइनरी जो ये आपका जो एक बुलियन बीजगणित होती है इसके ऊपर ये कार्य करता है, यानी 0 और 1 में इसका जो है सारा काम चलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ पर पूछा गया है कि एंड गेट किस गणितीय संक्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर आप देख देंगे गुणे के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था। तो जो पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम यहाँ पे हम जान लेते हैं दोस्तों। उसका नाम आपका था क्या था, ब्रेन। और दोस्तों ब्रेन के बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको और दे दूं। सर ने 1987 में सबसे पहला ये जो आपके सामने वायरस आया था, और ये भी एक बूट सेक्टर वायरस था। बूट सेक्टर वायरस दोस्तों बहुत ही हानिकारक होते हैं आपके कंप्यूटर के लिए, क्योंकि जब हमारी बूटिंग की प्रोसीजर होती है तो उसमें बहुत सारी फाइल्स में ये जा सकते हैं और आपके पूरे कंप्यूटर को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं। अगर दोस्तों वायरस देखा जाए तो वायरस की जो स्पेलिंग होती है वो होती है VIRUS। दोस्तों इसका भी एक फुल फॉर्म होता है और इसके भी फुल फॉर्म को पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लें, मैं यहाँ बोल देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है वो है विटायल रिसोर्स अंडर सीज। विटायल रिसोर्स अंडर सीज। दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म है। मैं फिर से एक बार इसको फिर से बोल देता हूं ताकि आप लोग इसको नोट कर लें। विटायल रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि की लॉगर क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, या कीबोर्ड की को लॉक कर देता है, या न्यूमेरिक कीपैड को ऑन करता है, या कीबोर्ड में दबाए गए बटनों का रिकॉर्ड रखता है, या एक हार्डवेयर है। तो दोस्तों आंसर देखा जाए यहाँ पर क्या है, तो आंसर आपका है कि यह कीबोर्ड में दबाए गए बटनों को रिकॉर्ड करता है। दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये जो एक की लॉगर है ये एक आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों ये क्या करते हैं कि आपने बहुत सुना होगा कि ये बार बार कहा जाता है कि यदि आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसे चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑथेंटिकेशन के लिए आपका पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कहीं भी साइबर कैफ़े में या दूसरे के डिवाइस पर उसका प्रयोग ना करें। उसका कारण यही है दोस्तों, बहुत से लोग, अगर मैं जैसे अगर कह लूँ कि अगर मैं आप साइबर कैफ़े वाला हूं और आप मेरे कस्टमर हैं और मेरे पास आए, आपने कहा मुझे आपका सिस्टम यूज़ करना है, मैंने आपको सिस्टम दे दिया और उसमें मैंने ये की लॉगर को जो है इंस्टॉल कर दिया, तो आपने उसके थ्रू अगर मेरे अपने इंटरनेट अकाउंट में जो है एक्सेस किया होगा तो उसका जो पासवर्ड होगा, यानी आपके जो है जो पूरी की आपने जो दबाई होगी वो सारी की का रिकॉर्ड मेरे पास हमको मिल जाएगा। उस की का रिकॉर्ड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आपके पासवर्ड को
हैक कर सकते हैं। यानी आपके पासवर्ड को जान करके हम आपके साथ, आपके कंप्यूटर के साथ, या आपके जो आपके पासवर्ड है उसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी भी अगर आप साइबर कैफ़े या इसके द्वारा किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको सेफ्टी के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है, तो अपने ही पर्सनल डिवाइस पे उसका यूज़ करें, कहीं बाहर जा करके इसका यूज़ ना करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो है ईमेल का जन्मदाता कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इयान मॉस, आर टॉमिलिंसन, बैकमेल और मैथ्यूज स्मिथ। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका होगा आर टॉमलिंसन, और टॉमलिंसन ने ईमेल का प्रयोग किया था। दोस्तों अगर इसके देखा जाए तो सिंपल मेल प्रोटोकॉल के ऊपर ये काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस भाषा को नींव का पत्थर भी कहा जाता है। यानी कोई एक ऐसी भाषा इसमें से है जिसका नींव का पत्थर नाम दिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, कोबोल, पास्कल, बेसिक या सी लैंग्वेज। तो इसका आंसर जो है आपका दोस्तों वो है बेसिक। अगर बेसिक की बात की जाए तो दोस्तों बेसिक का भी एक फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। मैं इसको दोहरा दिया हूं, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जो नोट ना कर पाए उसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से सुने और इसको नोट कर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे SCSI पोर्ट किस चीज को कंप्यूटर से जोड़ने के काम आता है। ऑप्शन है आपके सामने, नेटवर्क केबल को, मॉनिटर को, बाहरी हार्ड डिस्क को या ऑडियो जैक को। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका बाहरी हार्ड डिस्क को। यानी अगर बाहरी हार्ड डिस्क को हमें अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ना है तो हमको जो है SCSI पोर्ट के साथ उसको जोड़ना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे SCSI पोर्ट का जो है इसका फुल फॉर्म भी एक होता है, मैं उसको भी बता देता हूँ, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसी के द्वारा हम अपने जो बाहरी हार्ड डिस्क होती है या स्कैनर होता है या DVD है, ये सबको हम इससे जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये मेरी इसका लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये सारे टर्म, सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसके लाइक जरूर करें। जिन भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके इससे फ़ायदा उठा सके और उनका एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अपने चारों ओर पेड़ लगाएं, स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग दें, गंदगी को ना होने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।